बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 2 हम लोग करेंगे। काफी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग दो टॉपिक चर्चा करेंगे। एक तो हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसे कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे, इसका यूज करके कुछ एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। और दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक से लगभग ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसे कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़े थे। तो उसमें पढ़े थे कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पाथ पर तो एनर्जी रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट करने की वजह से, और वहां बात थी कि कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है। ठीक है, जब एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट करेगा एनर्जी को, तो जो पाथ है सर्कुलर पाथ, वो कैसा पाथ हो जाएगा, वो स्पाइरल पाथ हो जाएगा। वो इस तरह का पाथ बना लेगा। समझ गए ना। तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार कि एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, कंटिन्यूअसली नहीं। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली डिसकंटिन्यू फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, डिसकंटिन्यू फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। उसी को हम लोग कहते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है कि एनर्जी रिलीज भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा। हम लोग और कह सकते हैं इमिट भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा फोटोन के रूप में। फोटोन क्या होता है उस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, उसका मतलब डिसकंटिन्यू फॉर्म में होगा, एनर्जी लेगा फिर इमिट करेगा, फिर एनर्जी लेगा फिर इमिट करेगा, डिसकंटिन्यू फॉर्म में मतलब। तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी जो है आफ्टर रेडिएशन इलेक्ट्रॉन का वो बैलेंस रहेगा, और जब बैलेंस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना स्ट्रेंथ खोएगा नहीं। तो वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस की तरफ तो आएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें इस थ्योरी का मैथमेटिकल एप्लीकेशन जानते हैं कि क्या होता है। जैसे इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है कि फोटोन किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फोटॉन्स किसे कहते हैं। तो फोटोन जो होता है, फोटॉन्स ये होता है, इट इज पैकेज ऑफ लाइट, पैकेज ऑफ लाइट। लाइट के पैकेज को हम लोग कहते हैं फोटोन। ठीक, ये पॉइंट एक है। पॉइंट दो में रखिएगा कि ए स्पीड ऑफ फोटोन, ए स्पीड ऑफ फोटोन बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जितना स्पीड फोटॉन्स का होगा उतना ही लाइट का होगा। और लाइट के स्पीड को c से रिप्रेजेंट करते हैं, और c इज इक्वल टू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसका स्पीड होता है, आप इसको याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि फोटॉन्स किसे कहते हैं। तो फोटॉन्स के लिए याद रखना इट इज ए पैकेज ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा कि स्पीड ऑफ फोटोन जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इसमें तीसरा पॉइंट याद रखना फोटोन के लिए कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज 0। फोटोन का जो मास होता है वो 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखेंगे, फोटोन का मास 0 होता है। तो ये जितना भी था हम लोग अभी देखे ये फोटॉन्स के बारे में है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसको सिंबॉलिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं
तो देखिए ई को हम लोग रिप्रेजेंट करें, एनर्जी को ई से, और प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और कांस्टेंट डालेंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू, ठीक है। तो यही इक्वेशन हम लोगों को जानना था। अब देखो इसमें एच जो होता है, एच को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो होता है देखो वो होता है एच इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। हम लोग जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग 6.6 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जूल सेकेंड। या इसका दूसरा यूनिट होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -27 अर्ज सेकेंड, ठीक है। याद रखना कि 1 जूल बराबर होता है 10 का पावर 7 अर्ज, ठीक है, 10 का पावर 7 अर्ज, ठीक। तो ये होता है। अब हम लोग एक और इक्वेशन जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होता है। इसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ इसको कहते हैं। तब वेवलेंथ के लिए हम लोग कुछ यूनिट पर भी ध्यान देंगे कि क्या होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 10 का पावर -2 मीटर का। 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है, 10 का पावर -3 मीटर का। और 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 का पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर 10 का पावर -9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10 का पावर -10 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 का पावर -12 मीटर होता है। इतने वैल्यू आप याद रखेंगे, हम लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में ये काफी मदद करेगा, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में जैसा पूछेगा हम लोग वैसा इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। चलिए अब यहां से हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई लेमडा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और देखो कि हम लोग जान रहे हैं कि E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, और यहाँ पर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है, फ्रीक्वेंसी होता है सी बाई लेमडा। इसको अब इसमें पुट कर देते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा। यह जो है यह सिंगल फोटोन की है, फॉर सिंगल फोटोन, एक फोटोन के एनर्जी के लिए है, ठीक है, सिंगल फोटोन। अगर हम लोग एन फोटोन की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, फॉर एन फोटोन, अगर फोटॉन्स की संख्या एन हो, एन फोटॉन्स, तो क्या होगा, एन फोटॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, तब यहां से कुछ नहीं करना है, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन में आप कर दीजिए, यहां भी कर दीजिएगा तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा एन और इनटू एच न्यू, और दूसरा हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इंटू एन, एच सी बाई लेमडा इंटू एन, तो एन इंटू एच सी बाई लेमडा। तो ये दो बेहतरीन इक्वेशन है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, जिससे हम लोगों को एनर्जी, वेवलेंथ निकालने में या फ्रीक्वेंसी निकालने में मदद मिलेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए जैसे न्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो यूनिट होगा वो हर्ज में होगा, ठीक है। तो यूनिट ऑफ न्यू जो होगा, यूनिट ऑफ न्यू इसके लिए याद रखना इसको हर्ज बोलते हैं। और एनर्जी के लिए अगर हम लोग लेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा जूल हो सकता है, जूल हो सकता है, और उसके बाद जूल हो सकता है,
या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिट अगर नहीं मालूम रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। ये बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इक्वेशन था। इस इक्वेशन में एक लाइन आपको याद रखना है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी का। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, और एच भी आपको पता है। ठीक है ना, कि यह प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब इसके आधार पर हम लोग एक दो प्रॉब्लम पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम है कि द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकंड। द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इसमें क्या है कि प्रॉब्लम में प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम ऑफ लाइट विद द फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ कितना, 6 इंटू 10 का पावर माइनस 15। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 6 इंटू 10 का पावर 15 सेकेंड इनवर्स, और उसके बाद C का जो वैल्यू दिया है यहाँ नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो 3 इंटू 10 का पावर 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वेवलेंथ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, C अपॉन न्यू। तो यहाँ देखो, यहाँ फाइनल जो होगा लैम्डा इज इक्वल टू C का वैल्यू है 3 इंटू 10 का पावर 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स, और डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 6 इंटू 10 का पावर 15, तो 6 इंटू 10 का पावर 15 सेकेंड इनवर्स। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 को हम लोग 100 कहते हैं। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, तो फाइनल लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 50। तो मतलब 50 और यूनिट हो जाएगा नैनोमीटर, तो 50 नैनोमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सवाल इस थ्योरी से पूछता है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक, चलो एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। कह रहा है देखो कह रहा है कि द एनर्जी E1 and E2 of the two radiation are 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। मतलब E1 का जो एनर्जी दिया हुआ है वो 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E2 के लिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रेस्पेक्टिवली। देन द रिलेशन बिटवीन दियर वेवलेंथ λ1 और λ2, दोनों का एनर्जी दिया हुआ है, तो λ1 और λ2 के लिए रिलेशन हमको लाना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है Hc अपॉन लेमडा। तो अगर हम इसको 1 कर लेते हैं तो ये भी λ1 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में अगर हम E2 के लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, Hc बाई λ2। Hc दोनों में कॉमन है, Hc क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, और इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू Hc बाई λ1 और इनटू λ2 अब बाई Hc। तो इससे Hc से Hc कैंसिल हो जाएगा और आपको E1 और E2 का वैल्यू दिया हुआ है। E1 है 25, तो 25 और E2 है 50, तो ये हो जाएगा 50 और इज इक्वल टू λ2 बाई λ1, तो λ2 बाई λ1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो λ1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 λ2। ये हम लोगों का रिलेशन होगा, मतलब अब λ1 इज इक्वल टू 2 λ2। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो हम लोग आसानी से इस तरह का सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका आगे भी हम लोग यूज़ करेंगे।
ठीक है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन वगैरह में यूज करेंगे तो आगे तक ये कैरी करके चलेगा, अच्छा से तैयार करके रखोगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है और ये बेहतरीन पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, उस पर हम लोगों को चर्चा करना है। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है यह एक ऐसा फेनोमेनन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए फेनोमेनन of ejection of electron when suitable frequencies of light strike on the metal surface। किसी भी मेटल सरफेस पर जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये मान लो मेटल प्लेट है और इस पर हम लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, आप लैम्डा लिख दो या फ्रीक्वेंसी लिख दो, दोनों के टर्म्स में आपको एनर्जी का इक्वेशन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आपको बताए हैं, आप निकाल सकते हो। तो अब यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो याद रखना, जब किसी भी मेटल से सुटेबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट अगर उस मेटल प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं कि यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, इसके लिए आप सबसे खास जो पॉइंट है वो बात आप याद रखोगे, वो पॉइंट होगा कि वैसे एलिमेंट जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। जिस एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। अब आइए देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए याद रखिएगा, यह होता है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या यहां सीधे लिख दो एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to eject one electron from metal या from the atom, एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में इसका डिटेल स्टडी है। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में आप भी समझ लो कि ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट है। देखो यह है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे टॉप टू बॉटम। ठीक है, या आप इसको आप पीरियड कह सकते हैं, इसको आप पीरियड कह सकते हैं और इसको आप और ग्रुप कह सकते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी राइट साइड जाने में इंक्रीज करेगा, लेकिन याद रखना हमेशा नहीं, इस पर चर्चा पीरियोडिक टेबल में हम लोग करेंगे, और नीचे आने पर डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीजेस, लेकिन इसमें भी याद रखिएगा नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। ठीक है ना, नॉट ऑलवेज, ये बात को याद रखना। अब लेफ्ट साइड में जो होता है वो मेटल होता है, तो वैसे मेटल जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। जैसे आपका हो गया पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, समझ गए आप। इसमें ले सकते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का कैल्शियम, स्टोटियम, बेरियम, ईटीसी। ठीक है ना, तो इस सब एलिमेंट के पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, तो ये सब आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो अब आइए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द पीईई। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है,
कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन आर इजेक्ट। ठीक है, तो जो कम से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन निकलने की स्थिति में हो, वह फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने की स्थिति में हो या निकल जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। समझ गए? बिल्कुल अलग, जैसे सामान का रेट मार्केट में अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग होता है, वैसे यहाँ भी इसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा अलग अलग मेटल का। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि किसी भी मेटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1, 2, 1 लाख, 5 लाख, यह किस बात पर निर्भर करता है? तो याद रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। इसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसी भी मेटल प्लेट से, वो इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताए हैं जो आप याद रखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह कम से कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए जिससे आप मेटल प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे तो या इलेक्ट्रॉन निकलने की स्थिति में हो या निकल जाए, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसी को फिजिक्स में वर्क फंक्शन हम लोग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यह अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। हम लोग जानते हैं कि मेटल के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, इसीलिए यहाँ पर हम लोग मेटल इस्तेमाल किए हैं। नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, ये बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है, वो इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। तो आप याद रखेंगे कि इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो देखो इंटेंसिटी होता है कि द एनर्जी क्रॉसिंग और फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यह कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए आप याद रखेगा, जैसे मान लीजिए कि ये हम लाइट स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइट है तो क्या देगा? एनर्जी देगा। आप इसको और हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी देगा। तो अब ये जो लाइट है वो कितने पार्टिकुलर एरिया पर स्ट्राइक कर रहा है। अगर मान लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर सोलर प्लेट के लिए, और हम इसको लाइट की मौजूदगी में सिर्फ हम इतने बड़ा पोर्शन को रखेंगे, तो क्या पूरे प्लेट का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? निकलेगा, लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, ये कहता है कि पर यूनिट नॉर्मल एरिया पर यूनिट टाइम, पूरे प्लेट को अगर हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इंटेंसिटी बराबर होता है चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी को हम लोग ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया और इनटू टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, इसी को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ से अगर हम आई की बात करेंगे, तो यूनिट ऑफ आई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ आई क्या हो जाएगा। यूनिट ऑफ आई इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एनर्जी का होता है जूल, ठीक है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स स्क्वायर। और टाइम सेकंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, आवर में ले सकते हैं, जो भी होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हम फिलहाल लिखते हैं टाइम इनवर्स, तो ये यूनिट है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी के। एनर्जी क्रॉसिंग और फॉलिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया पर यूनिट टाइम, जितना ज्यादा हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे
जितना बड़ा सरफेस एरिया पर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोगों को मिलेगा और उतना बेटर हम लोगों का वर्क होने वाला है। समझ गए? अब देखो हम लोग इसका जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल डेटा देखते हैं कि पीई का हम लोग कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल हम लोग समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक का टोटल प्रोसेस वर्क कैसे करता है, उस पर हम लोग समझते हैं। तो देखो इसके लिए हम एक डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। देखो जैसे ये हो गया एनोड, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे एनोड, और इसके साथ हम लोग लगा देते हैं मेटल प्लेट, ठीक है, मेटल प्लेट, ठीक है, ये हो गया मेटल प्लेट। और इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान में रखना, जैसे ये हो गया ये, और फिर यहां से ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब इससे हम लोग जोड़ लेंगे ये, और इधर हम लोग लेते हैं कैथोड, ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ लाके जोड़ देंगे, ठीक है, यहां पर लगा देंगे हम लोग एमीटर। अब देखो क्या होगा कि जब हम लोग मेटल प्लेट पर लाइट स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। अब देखो उसमें उसके अलावा याद रखना कि इसको हम लोग कहते हैं एमीटर इलेक्ट्रोड। एमीटर कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, तो एमीटर इलेक्ट्रोड इसको हम लोग कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एनोड। एनोड हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, इसलिए इसको आप और कह सकते हो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर इलेक्ट्रोड, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, कलेक्टर इलेक्ट्रोड। या और इसको हम लोग कहते हैं कैथोड, और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है और यह नेगेटिव होता है, और कैथोड जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। अब देखो अब इस मेटल प्लेट पर इसको हम लोग कहेंगे कि यह मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है, इसको हम लोग कहते हैं कि यह मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट है। तो जब लाइट स्ट्राइक करेगा ना इस मेटल प्लेट से, तो एनोड की मदद लेके मेटल प्लेट का इलेक्ट्रॉन जितना भी होगा वो इजेक्ट करने लगेगा, ठीक है, और इजेक्ट करेगा। अब देखो इधर पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, तो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा और स्ट्रेट लाइन सीधा डायरेक्ट ही खींच लेगा। अब देखो अब यहाँ पर किसी का काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन का के ई मैक्सिमम होगा, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रॉन का के ई अगर कुछ भी होगा तो कैथोड के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, आसानी से क्या होगा, कैथोड के पास पहुंच जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जिसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा वो कैथोड के पास कभी भी नहीं पहुंचेगा और फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में याद रखना कि हम लोग किसी एक मेटल प्लेट को एनोड के साथ अटैच करके रखते हैं, वो एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जब उस पर लाइट स्ट्राइक करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशन को यूज करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकलना शुरू करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जाएगा, तो राइट साइड में हम लोग कैथोड लेते हैं, जो कैथोड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा तो उसके बाद आपका सोलर सिस्टम का जितना भी वर्क है वो स्टार्ट होगा। जैसे आपको बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है,
मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एनोड के तरफ से कैथोड की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन और कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ आएगा एनोड। याद रखना वही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो या कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी हो। समझ गए? तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ पी। यहाँ अब 2-3 पॉइंट हम लोग जो पढ़े थे, मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, तो वह मिनिमम फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। अब जिस लाइट तो हम लोग कैसा दिए, हैवी अमाउंट में दिए, अब इस मेटल प्लेट के एक फिक्स रिक्वायरमेंट होगा कि हमको इतना एनर्जी चाहिए तो हम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, तो उस वो एनर्जी को क्या करेगा, यूज करके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी यूज हुआ है उसी एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और रेस्ट एनर्जी जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और जब काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको पकड़ लेगा तो क्या करेगा, उसको एनोड से कैथोड पर लेके जाने में आसानी होगा। बिल्कुल सोलर सिस्टम इसी फॉर्मेट पर काम करता है, इसीलिए दिन में हम लोग सोलर प्लेट को क्या करते हैं, धूप में रखे रहते हैं ताकि एनोड से कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, और रात में फिर यूज करते हैं हम लोग। तो याद रखना कि कैथोड से एनोड की ओर करंट जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, तो आप एक्सपेरिमेंट में देखे हैं कि जब हम हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किए तो जितना रिक्वायरमेंट था वो पकड़ लिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और जो एनर्जी बच रहा था वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर लेता, पकड़ लेता उस एनर्जी को काइनेटिक के फॉर्म में, और क्या करेगा, उसको कैथोड तक पहुंचा देगा। तो इसका मतलब यह है कि ई टोटल बराबर होगा ई थ्रेशोल्ड और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो अब देखो, आपको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार एनर्जी का इक्वेशन होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट और प्लस के ई मैक्सिमम। ठीक है, के ई मैक्सिमम। अब हमको के ई मैक्सिमम निकालना है, तो के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, तो एच न्यू और माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ एच कॉमन ले लेंगे तो के ई इज इक्वल टू हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा और न्यू और माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो ये के ई मैक्सिमम का इक्वेशन है। तो एक तो ये हो गया। अगर दूसरा हम लोग अगर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखते हैं, यहाँ यह फ्रीक्वेंसी है और यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लिख देते हैं। जैसे न्यू को हम लोग बोलते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो अगर हम इसी इक्वेशन को एच अपॉन लैम्डा के टर्म्स में लिखेंगे तो के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ई मैक्सिमम एच सी बाई लेमडा और माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। तो यहाँ से एच सी कॉमन हो जाएगा और के ई मैक्सिमम जो होगा वो हम लोगों का हो जाएगा मैक्सिमम, ये हो जाएगा एच सी और इंटू 1/λ प्लस 1/λ नॉट। ये दो बेहतरीन इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, आप याद रखेंगे, इससे बहुत सारा सवाल बनता है। चलो देखते हैं एक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज 5 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो न्यू नॉट इज इक्वल टू दिया हुआ 5 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी दिए हुआ है 1 × 10⁻14, तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 × 10⁻14 सेकेंड। ठीक है, इनवर्स।
अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फोकस, देन द काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन, उस वहां पर उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो आपको यूज करना है एप्लीकेशन ऑफ पीई। तो एप्लीकेशन ऑफ पीई क्या होता है, के ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब न्यू नॉट, अब दोनों वैल्यू मालूम है, 6.62 इंटू 10 का पावर -34 और इंटू यहाँ पर ये दिए हुआ है 1 इंटू 10 का पावर 14 और माइनस 5 इंटू 10 का पावर -13 है, माइनस नहीं 13 है। अब यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा, और इसका होता है जूल सेकेंड और इसमें हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड तो पहले कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 का पावर 13 कॉमन ले लेंगे, तो 6.62 इंटू 10 का पावर -34 और इंटू 10 का पावर 13। जब हम 10 का पावर 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, तो 10 और यहाँ पर कितना बच जाएगा -5, ठीक है। -5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, और 13 से इसको कट करेंगे तो 21, मतलब 6.62 इंटू ये वाला 5 और इंटू इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 21 जूल। 5 दूना 10 के 0, 5 छक 30 और 2 32, 33 के 3 और 5 छक 30 और 3 33, ठीक है। यहाँ हो गया इतना 10 का पावर 21 जूल। अब इसको पॉइंट को अगर हम पीछे ले लेते हैं तो 3.33 इंटू 10 का पावर -20 जूल हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इसका जो नेक्स्ट हम लोग लेक्चर करेंगे वो सबसे खास और सबसे शानदार होने वाला है, और वो होगा बोर्स एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू।